कंटिन्यू करते हैं हम फजान रूल की एप्लीकेशन में थे। फजान रूल की एप्लीकेशन में थर्मल स्टेबिलिटी हम पढ़ चुके थे। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद में सेकंड जो आता है इसमें, ठीक है, वो है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का सोलिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले सोलिबिलिटी होता क्या है, आई थिंक जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने कि आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल if हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी, तो सॉल्युबल होता है। पर एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मोड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लेटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर लेटिस एनर्जी कम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये बातें हमें पता है। अब इसी को यूज करेंगे यार, इसी को एज ए कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि इसी में भी केस बना देंगे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी में बनाए थे, है ना। केस वन इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा केस बनेंगे। केस वन है कि कैटायन का रेडियस जब एनायन की रेडियस के इक्वल है। आर सी मतलब कैटायन का रेडियस, आर ए मतलब एनायन का रेडियस। तो कैटायन और एनायन का रेडियस नियरली इक्वल है, या फिर मोनोएटॉमिक एनायन है। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिले पहला केस होगा। या तो मोनोएटॉमिक एनायन दिख जाए, या फिर दिख जाए कि कैटायन या एनायन का रेडियस जो है वो सेम है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अच्छा, सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि आवाज क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर नहीं है? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब पहले था अब नहीं है। अच्छा, पहले प्रॉब्लम था अभी नहीं है। अभी अब मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आवाज क्लियर है नहीं है? तो क्लियर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, ठीक है। बताओ क्लियर है, ठीक है, चलिए। ग्रेट, ठीक है। और कुछ भी बीच में दिक्कत हो जाए तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कैटायन और एनायन की। तो यहाँ पे केस वन है कि कैटायन और एनायन का रेडियस इक्वल है, या फिर वो मोनोएटॉमिक एनायन है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी भी आप पढ़ चुके हैं, लेटिस एनर्जी भी आप पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, आपको पता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज होता है। हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होता है, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होता है, बट लेटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होता है। इसलिए लेटिस एनर्जी वाला एरो थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। एक्चुअली लेटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होता है इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक एनायन। इसका मतलब लेटिस एनर्जी क्या है, डोमिनेट कर रहा है। लेटिस एनर्जी क्या है, डोमिनेट कर रहा है। तो लेटिस एनर्जी के हिसाब से आंसर बताएंगे। तो क्योंकि लेटिस एनर्जी जो है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर लेटिस एनर्जी कम होता है तो सोलिबिलिटी बढ़ता है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर लेटिस एनर्जी कम हुआ है तो यहाँ पे सर सोलिबिलिटी पक्का इंक्रीज हुआ होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज हुआ होगा। तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो गया, बहुत सिंपल। मतलब मोनोएटॉमिक एनायन के लिए सोलिबिलिटी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे एग्जांपल लिख लो, चाहे LiF, NaF, KF, RBF, CSF हो गया, ठीक है। या फिर आप BeO लिख लीजिए, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ना बेरियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो सल्फाइड लिख लीजिए, बेरियम सल्फाइड से लेकर बेरिलियम सल्फाइड से लेकर बेरियम सल्फाइड तक चले जाइए। या फिर आप हाइड्रोक्साइड भी लिख लीजिए, हाइड्रोक्साइड भी इसी में आता है। सीजियम हाइड्रोक्साइड लिख दी, क्या होगा, सभी जगह सॉलिबिलिटी बढ़ता रहेगा, सॉलिबिलिटी सभी जगह बढ़ता रहेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप बढ़ता रहेगा। बट वहीं अगर आप बात करें केस टू की, केस टू जो है वो क्या है, केस टू है कि जब एनायन का रेडियस कैटायन के रेडियस से बहुत बड़ा है, जब एनायन का रेडियस कैटायन के रेडियस से बहुत बड़ा है, तो उस केस में भी वही लॉजिक है कि सर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज होता है। बट अब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगा, लेटिस एनर्जी कम डिक्रीज होगा, तो सोलिबिलिटी क्या है,
सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो सोलिबिलिटी भी डिक्रीज होता है। तो पॉलीएटॉमिक एनाइन की केस में सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा LiClO3 से लेकर सीजियम ClO3 तक, मतलब आप मान लीजिए कि लिथियम से लेकर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सबके सब एलिमेंट्स है ना। फिर उसके बाद LiClO4 से लेकर आप सीजियम ClO4 तक मान लीजिए। फिर आप चाहें तो बेरिलियम SO3 से लेकर बेरियम SO3 मान लीजिए, या बेरिलियम सल्फेट से लेकर आप बेरियम सल्फेट तक लिख लीजिए, या फिर आप चाहें तो S2O3 थायोसल्फेट लिख लीजिए। यहाँ पे भी थायोसल्फेट लिखा। फिर आप चाहें तो क्रोमेट लिख लीजिए, यहाँ पे भी आपने क्रोमेट ही लिखा। आप चाहे तो कार्बोनेट लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने कार्बोनेट लिखा, यहाँ पे भी कार्बोनेट ही लिखा। तो ये सभी में क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो गाइस कुछ ऐसा ऑर्डर आएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा सर, है ना। डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है यहाँ पे, डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है कि सर इसी में मैं लिख देता हूँ Br से लेकर सीजियम Br तक भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम ही होगा। अब बात ये है कि सर Br माइनस एनाइन तो सर मोनोटॉमिक एनाइन है, तो उसके लिए ऐसा क्यों लिखा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि Br माइनस और I माइनस आयन मोनोटॉमिक तो है, बट देखने में ये है ना किसी ग्रुप से बड़े ग्रुप से छोटे नहीं है, इनका साइज बहुत ज्यादा होता है। इनका साइज ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ पे दे फॉलो दे फॉलोज ट्रेंड ऑफ पॉलीएटॉमिक। जो पॉलीएटॉमिक ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, वही ये ट्रेंड फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसी पॉलीएटॉमिक ग्रुप से छोटा नहीं है। Br माइनस और I माइनस का जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद केस 3 आता है। देखो जो केस 1 और केस 2 था ना, उसमें बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम था। बट अब हम केस बनाएंगे कि नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर देन है अगर नंबर ऑफ एनायन से, है ना। तो नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से ग्रेटर देन है, तो आपको याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। जैसे मान लो मैंने लिखा Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट लिख दिया, फिर यहाँ पे सीजियम कार्बोनेट लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने Li2O लिख दिया, फिर यहाँ पे सीजियम 2 लिख दिया। तो ये सब में क्या है, लिथियम 2 है और एनायन अकेला है, मतलब नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है। नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सीधा एज ए इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। केस 4 की अगर आप बात करें, केस 4 की बात करें तो गाइस नंबर ऑफ एनायन जो है, अब रिवर्स ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एनायन जो है वो नंबर ऑफ कैटायन से ज्यादा हो तो क्या होगा। नंबर ऑफ एनायन अगर नंबर ऑफ कैटायन से ज्यादा है ना, तो क्या होगा, तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। देन आल्सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बट इसके अंदर स्पेशल केस आता है। बट इफ नंबर ऑफ polyatomic anion is greater than number of cation से ज्यादा है polyatomic anion, तो उस केस में solubility जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिख देता हूँ आपके सामने, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से लेकर बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, इवन बेरिलियम नाइट्रेट से लेकर बेरियम नाइट्रेट तक, और अगर मैं बात करूँ तो BeX2 बेरियम हैलाइड से लेकर बेरियम हैलाइड तक। तो क्योंकि जो पहले वाला ग्रुप है OH माइनस और NO3 माइनस, क्योंकि OH माइनस जो है वो मैंने बताया था कि मोनोएटॉमिक की तरह बिहेव करता है। तो मोनोएटॉमिक में क्या होता है,
मोनोटॉमिक की तरह बिहेव करता है। ऊपर से नंबर ऑफ एनायन ज्यादा है, नंबर ऑफ एनायन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। फिर लिखा उसने कि इफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, स्पेशल केस, इफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन कैटायन से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी ये पॉलीएटॉमिक एनायन है नाइट्रेट, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी पॉलीएटॉमिक एनायन है। अच्छा, एक्स का मतलब यहाँ पे गाइस समझ लेना कि ब्रोमीन और आयोडीन है, जिनको पॉलीएटॉमिक मानते हैं हम, क्योंकि वो किसी पॉलीएटॉमिक ग्रुप से छोटा नहीं है, उसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब केसेस हो गए। ये 4 केस बनाए, इनको सभी को याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका की पॉइंट बनाया है ताकि सब कुछ याद हो जाए। बट की पॉइंट भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, की पॉइंट में भी थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। की पॉइंट के लिए एक सिंपल सी लाइन में लिख देता हूँ कि डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप जाते हैं तो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ आपको ये देखना है गाइस कि नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन, नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है नंबर ऑफ कैटायन के, मतलब या तो उसके इक्वल है या उससे ज्यादा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। इसके अलावा कोई सा भी केस हो, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो जितने भी 4 केस थे, चारों केस मैंने यहाँ पे सभी इसी लॉजिक में मिला दिए। ये फाइनल है जिसको आप याद रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन जो है, वो कैटायन के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और बाकी सब केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। उसके बाद जो थर्ड आता है एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन इसका आता है, ठीक है, वो है कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, वो क्या है, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का जो कलर होता है वो कैसे, देखो कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड में आप किसी कंपाउंड का कलर तो नहीं बता सकते, वो तो नहीं बता सकते हम, बट हम इतना बता सकते हैं कि यार कि अगर इसका एक कंपाउंड जो है वो कलरलेस है तो दूसरे भी कलर होने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वही मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl ऑब्वियस सी बात है व्हाइट होता है, व्हाइट बोल दीजिए या कलरलेस बोल दीजिए, कोई फर्क तो नहीं है, बात तो सेम ही है। ठीक है, NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है, and Cl माइनस इज बेसिकली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन है Na प्लस और Cl माइनस की क्या है, स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि जो भी कैटायन है ना, अगर उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कैटायन का अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उस केस में कलर का जो टेंडेंसी होगा आयनिक कंपाउंड में वो ज्यादा होता है। एक सिंपल सी बात, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कंक्लूजन है वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि हायर द पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा, मतलब ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी, ग्रेटर विल बी द कलर टेंडेंसी बोल देंगे उसको। ठीक है, ग्रेटर विल बी द कलर टेंडेंसी। ठीक है, कलर शो करने का टेंडेंसी जो होगा आयनिक कंपाउंड में उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा है तो उसका कलर शो करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। एक उसके लिए तरीका आप याद रखिए, आप अच्छे से जानते हैं, विब्योर आप जानते होंगे, विब्योर आप जानते हैं। ठीक है, ये रीजन विब्योर हो गया। आपको पता है कि वॉयलेट से रेड जाने पे जो वेवलेंथ है वो बढ़ता है तो एनर्जी कम होगा। अच्छा, इसके बाद में जो आता है वो इंफ्रारेड रीजन आता है, और इससे पहले जो आता है वो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन आता है, हमें पता है। ठीक है, हम इतना अच्छे से जानते हैं। तो इसके बाद जो इंफ्रारेड होता है एक्चुअली हम उसको बोलते हैं कलरलेस, इंफ्रारेड को बोलते हैं कलरलेस रीजन, और जो अल्ट्रा वायलेट है उसको बोला जाता है ब्लैक रीजन। ठीक है, और बीच में तो ये विब्यो जो है वो तो कलरफुल है ही, कि क्या क्या कलर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तब कलर शो करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको।
एक एग्जांपल से समझाता हूँ। AgF हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया और AgI हो गया। सब में पोलराइजेशन ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? पोलराइजेशन आयोडीन के केस में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि I- का साइज ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है, इसलिए मैं बताऊं AgF भी व्हाइट होता है, इवन AgCl भी व्हाइट होता है। AgBr जो है वो पेल येलो कलर का होता है, और जो सिल्वर आयोडाइड है वो येलो कलर का होता है। तो देखो आप जैसे जैसे पोलराइजेशन हो रहा है वैसे कलर का टेंडेंसी बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन में पोलराइजेशन ज्यादा है तो वहाँ पे कलर दिख रहा है, बाकी कलरों में नहीं दिख रहा था। तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? जैसे मान लीजिए कि विब्योर है आपके पास, ये विब्योर वाला लाइन हो गया, ठीक है। उसके पहले ब्लैक रीजन होगा, और उसके बाद जो है वो कलरलेस रीजन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब वो सिल्वर फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के लिए तो कलरलेस रीजन में लाई करता है, बट वहीं अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन के लिए यहाँ पे और आयोडीन के लिए और भी ज्यादा दूर लाई करेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सिल्वर फ्लोराइड वाला है और ये सिल्वर आयोडाइड का लाइन है। सिल्वर फ्लोराइड और फ्लोराइड और क्लोराइड तो कलरलेस है, बाकी सब में क्या होगा? कलर होगा। तो कलर के टेंडेंसी के लिए आप क्या करेंगे? जिसमें पोलराइजेशन होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा दूर भेजेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताता हूँ कि मान लो आपसे एक ट्रू फॉल्स पूछा है, PbF2 और PbI2 बोला गया है कि PbI2 येलो होता है और PbI2 कलरलेस है। क्या ये बात सही है क्या? तो आप क्या करेंगे? आप विब्योर वाला रीजन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे इस तरीके से, है ना? इलेक्ट्रॉन को ऐसे कराएंगे तो कलरलेस था तो ठीक है इधर आएगा, और कलर था तो इधर आएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों में से कलरलेस कलर जो भी दो लाइनें बनाई है, ये जो सबसे ज्यादा दूर जा रहा है ना, ये वो वाली होगी जहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा है। तो पोलराइजेशन ज्यादा किस में हो रहा है? पोलराइजेशन ज्यादा PbI2 में हो रहा है, तो PbI2 ये होगा और PbF2 ये होगा। तो इसका मतलब PbI2 तो कलरफुल होना चाहिए था और PbI2 कलरलेस होना चाहिए था, इसने उल्टा लिख दिया। ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है गाइस। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा ना, कलर का टेंडेंसी बढ़ता है यार। एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। HgF2 उसने बोला, और उसने बोला HgI2, उसने बोला HgF2 क्या है? कलरलेस है। पहली बात तो देखो, कलर आप नहीं बता सकते देख के, आप ये बता सकते हो कि जो उसने लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, बस। तो HgF2 और HgI2 में पोलराइजेशन ज्यादा कहाँ पे? HgI2 में। तो उसके उसके कलर दिखाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वही लिखा है कि HgI2 कलरफुल है और HgF2 कलरलेस है। सही बोल रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है ये। ऐसे ही हम सोचेंगे। एग्जैक्टली इसी लॉजिक से आप चेक करेंगे ZNS, CDS और HGS को चेक करेंगे। ZNS में बता दूं गाइस होता है व्हाइट, CDS जो होता है वो होता है येलो, और HGS होता है वो ब्लैक होता है। तो ये क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोलराइजेशन हो रहा है वो HGS में हो रहा है, इसमें वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे दूर जाएगा, वो ब्लैक या रीजन में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली कलर नहीं बता सकते, आप ये बता सकते कि जो स्टेटमेंट उसने लिखा है वो क्या वो सही है या वो गलत है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है कोवलेंट बॉन्ड को हम स्टडी करेंगे। अब तक हम जो है सिर्फ आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन जो है हमारा वो यहीं पे एंड होता है। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? सबसे पहला पॉइंट, अच्छा पॉइंट नंबर ए लिख देता हूँ उसको मैं। पॉइंट नंबर 1 बनता कैसे है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? कैसे बनेगा? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना? बिटवीन टू नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करने से ये बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो मेटल्स क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और H2 बना लिया। एग्जैक्टली ऐसे ही मान लो क्लोरीन था, क्लोरीन के पास कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और Cl2 बना लिया।
एग्जैक्टली ऐसे ही ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन जो था उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये 2 इस तरीके से उसने बना लिए। तो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, वहीं नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो पहला तो ये कि नॉन मेटल्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट के लिए 2 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो 3 बॉन्ड बनाए, और क्लोरीन को 1 ही चाहिए था तो 1 ही बॉन्ड बनाया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैं पहले आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं ना, एक्चुअली वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने उतने बॉन्ड बनते हैं, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, उस पे आएंगे उस पे। अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्लोरीन था, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p5। तो 2p5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए p में, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसलिए एक ही बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन के पास 2p3 होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसलिए 3 बॉन्ड बनाए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो। ठीक है, उसके बाद एक कंपाउंड आता है BeCl2। ठीक है, BeCl2 जस्ट जो कंपाउंड एक्चुअली में हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे जैसे बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कुछ भी नहीं है, 2p पूरा खाली है। ठीक है, 2p पूरा खाली है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो ना, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, इसको GS भी लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट की जब हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्साइटेड स्टेट, जिसको आप सिंपल लिखोगे ES। एक्साइटेड स्टेट बहुत सारी होती है, एक्साइटेड स्टेट 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जंप करता है ना। जंप कहाँ से करेगा, एक ही आउटर मोस्ट शेल क्या है बेरिलियम का, सेकंड है, इसका आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, तो सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में तो खाली है। तो 2s का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइट कर जाता है। 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में चला जाएगा। तो 2p में चला जाएगा तो क्या, 1s के तो दोनों इलेक्ट्रॉन है अभी इसी के पास, 2s में एक ही हो गया और 2p में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ BeCl2 में। अगर आप BeCl2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेरिलियम के पास क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों तरफ वो क्या है, क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है और खुद 4 इलेक्ट्रॉन अपना 4 इलेक्ट्रॉन कम बना रहा है उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, हाइपरवैलेंट है। ठीक है, बाकी क्लोरीन का तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का लॉजिक समझ में आया कि आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना है एक ही शेल में, जो आउटरमोस्ट शेल है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराते रहो जब तक सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो जाते ना तब तक करो, बट सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में ही करवाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, BCl5 जो होता है ये सॉरी यार, ऊपर वाला जो था वो हाइपोवैलेंट था ना, BeCl2 मैंने हाइपर लिख दिया वहाँ पे गलती से, तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है ना।
PCl5 क्या होता है? हाइपर वैलेंट होता है, हाइपर वैलेंट होता है। कैसे? फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है नियोन तक तो ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। उसके बाद 3s2 3p3 होगा, है ना। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, भर दिए। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, भर दिए। 3d तो पूरा का पूरा खाली है, 3d में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d तो 0 है सर। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो सर, ये ग्राउंड स्टेट में है, GS में है। अब आप क्या इसका एक्साइटेड स्टेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएंगे 3s और 3p, 3s से इलेक्ट्रॉन 3d में एक्साइट करवाएंगे, तो 3s में एक ही बच गया, 3p में तो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था ही, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जस्ट अ मिनट, ये समझ आ रहा है तुम लोग को? 1 मिनट मुझे इतना बताओ कि ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेशन समझ में आएगा किसी को? एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाते हैं ये समझ में आएगा? पहले इतना बताओ। ठीक है शरद, हाँ बेटा वही। ठीक है वैभव, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो एक्साइटेशन, आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाना है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एक ही शेल में, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएंगे आप, है ना। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो जो 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 पेयरिंग में ग्रुप बने हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन के, तो उस ग्रुप में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और चला जाएगा, जिस जहाँ उसको खाली जगह मिलेगा वहां चला जाएगा। मतलब एक्साइटेशन का मतलब है जितने भी पेयर बने हुए ना, उन पेयर को अनपेयर्ड कर दो। जितने भी पेयर है ना, सबको अनपेयर्ड कर दो। जितने भी पेयर हैं उनको अनपेयर्ड कर दो। बट ये जो एक्साइटेशन का जो ये जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो जब भी आप एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उसका आउटर मोस्ट शेल देखो क्या है, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस, जो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, तो थर्ड शेल के अंदर ही एक्साइटेशन होगा। मतलब थर्ड शेल के अंदर 3s से 3p में जा सकता है, 3p से 3d में जा सकता है, जो मर्जी करवा लो, बट सेकंड शेल का कोई रोल नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है। ये जो बात मैंने अभी बोली, क्या ये समझ में आई? पहले तो इतना बताओ, क्या बात जो मैंने बोली ये समझ में आई? ठीक है वैभव, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ एग्जाम्पल की। ये तो हो गया कि मैंने एक्सप्लेन कैसे किया। अब PCl5 में फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, आपने देखा कि फास्फोरस जो है नियोन तक तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, 3s2 3p3, मतलब थर्ड शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो थर्ड शेल में कौन कौन होता है? थर्ड शेल में S होता है, P होता है और D होता है, तो आपको पता है, तो तीनों बना दो, बना दिया। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में तो तीनों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनपेयर्ड है, तो उनको तो अनपेयर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो पेयर्ड है उसको अनपेयर्ड करो एक्साइटेशन में। तो पहले एक्साइटेड स्टेट में 3s के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में फेंक दिया, तो हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस? अरे यार जस्ट अ मिनट, आई थिंक शायद पेंसिल डिस्चार्ज हो गया यार, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। एग्जैक्टली ग्रेट पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्चुअली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। फास्फोरस 5 बॉन्ड इसीलिए बना रहा है क्योंकि उसके पास ग्राउंड स्टेट में तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। देखो ध्यान से सुनना, आपसे कोई बोलेगी PCl5 कब बनता है, आप बोलेंगे PCl5 तब बनेगा जब फास्फोरस अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट में होगा। उसी शेल में कोई भी सब शेल में जा सकता, हाँ उसी शेल में किसी भी सब शेल में जा सकता है, बट उसी सब शेल में जाएगा जो खाली है। जैसे 3s से आप सोच रहे हो कि 3p में चला जाए, बट 3p में तो तीन तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो आप उसी बॉक्स में या उसी ऑर्बिटल में भेजेंगे जो पूरा का पूरा खाली है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के खाली ऑर्बिटल में डाल देंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? विकास आई थिंक समझ में आएगा, ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। तुम्हें जब तक ये पेंसिल, सर फर्स्ट स्टेज में फजान रूल तक ही है ना? हाँ बेटा फजान रूल तक ही है, ठीक है। फजान रूल के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, टेंशन मत लो, हो सकता है मिल जाए। आप तो एक काम करना, पढ़ा ही दिया है तो आप पढ़ लेना, वहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, क्या पता पूछ लेना। तो फजान रूल तक पढ़ लेना, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड तो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, और क्या है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या क्या बातें की थी, एक बार मैं फिर से थोड़ा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। कि पहली बात तो सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के पीछे पड़ा हुआ है, और नॉन मेटल के बीच में होगा ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो नॉन मेटल ही कर सकते हैं, मेटल तो सीधा इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो फिर ठीक है सर, अब पता कैसे चलेगा कौन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो बेटा बॉन्ड जो है ना, वो कितने बनते हैं इसके लिए चेक करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है। जैसे फास्फोरस के कंपाउंड की बात करें, बहुत ही फेमस कंपाउंड है PCl3 और PCl5।
PCl3 में फॉस्फोरस 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और PCl5 में 5 के साथ बना रहा है। PCl3 में 3 के साथ इसलिए बना रहा है क्योंकि 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट में। PCl5 में 5 बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन के बाद उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है, फॉस्फोरस 5 भी बना सकता है। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? मुझे इतना बताओ, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? देखिए, नाइट्रोजन की बात करूंगा, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल क्या है, एक बार ये बताइए, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? आउटरमोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन, आउटरमोस्ट शेल क्या है नाइट्रोजन का? एक बार कमेंट करके बताइए। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो शेल होता है बेटा 2, आउटरमोस्ट शेल होता है 2। कोई भी 2s2 2p3 ये नहीं बोलेगा, 2s2 2p3 ये सब शेल होते हैं। मैंने सब शेल नहीं पूछा किसी से, मैंने शेल पूछा। शेल मतलब मैं सर्कल पूछ रहा हूँ, वो सर्कल जो एटम की चारों तरफ सर्कल बनाते हैं ना, पहला सर्कल फर्स्ट शेल, दूसरा सर्कल सेकंड शेल, तीसरा सर्कल थर्ड शेल, तो शेल पूछ रहा हूँ। तो जो शेल है नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल वो सेकंड है। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने 2p3 में भेजा, तो 2p3 में 2 पकड़ लो, पहले वाला नंबर वही शेल है, क्योंकि 2 से मतलब है, p से क्या मतलब है? p तो सब शेल दिखा रहा है ना, सब शेल थोड़ी पूछा आपसे। तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2 है। अब 2 के अंदर क्या क्या होता है? 2 के अंदर 2s होता है और 2p होता है, 2d तो होता नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास क्या था? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल है क्या? क्या नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा क्या? एक्साइट तभी होगा जब ऑर्बिटल खाली रहेगा, 2d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, तो फिर एक्साइटेशन कैसे होगा? एक्साइटेशन होगा ही नाइट्रोजन में, इसीलिए नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाएगा। 3। चलिए आते हैं, मैं बात कर रहा था 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3p में सीधा 3d में चला गया था गाइस। तो 3d में चला गया तो यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसीलिए 5 बॉन्ड बना लिए। ये देखो 5 बॉन्ड बना लिए, है ना? 5 बॉन्ड बना लिए PCl5 ने, इसीलिए ये यहाँ पे PCl5 बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा। एक का अगर ऐसा है तो दूसरे का ऐसा होगा, ये है अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। पॉइंट सी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आप बोल सकते हैं कि अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम मिलके अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 3 बॉन्ड बनेगा। अगर जो 1 बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, जब 2 बॉन्ड बनेंगे उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, जब 3 बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जस्ट मैं एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मैं अमोनिया की बात कर लेता हूँ, नाइट्रोजन की बात करता हूँ। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 में से उसको 3 हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ गया है। ठीक है, कितने बॉन्ड बनाए उसने? 3 बॉन्ड बनाए, तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड, नॉट ए ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, आप ऐसे मत देखना कि 3 बॉन्ड बना लिए तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए तीनों के तीनों बॉन्ड 2 ही एटम के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है। अगर ऐसा होता कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तीनों बॉन्ड एक 2 ही एटम के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं उसको।
ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये 3 सिंगल बॉन्ड है, ऐसे याद रखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड पता है कब बनता है? वो तो N2 में बनता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये क्या होता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें वाटर की, तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, 2 सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा मैं, ये 3-4 मैंने एग्जांपल आपको बताया, मैं यहाँ पे एक नई टर्म पे हम जाना चाहेंगे गाइस, तो वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होगा? बॉन्ड पेयर एक्चुअली में होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर which is involved in bond formation, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है वही हमारा बॉन्ड पेयर है। दूसरा होता है लोन पेयर। लोन पेयर को शॉर्टकट में लिखते हैं LP से, बॉन्ड पेयर को लिखते हैं BP से। लोन पेयर क्या होगा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एलिमेंट which cannot participate in bond formation, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोला जाता है, सॉरी लोन पेयर बोला जाता है। बॉन्ड पेयर क्या है? जो नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, और लोन पेयर क्या है कि वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे, उनको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। पहले तो इतना क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए एक बात बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बात मुझे बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ तक किसी कोई कैसा भी छोटा मोटा डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो, बाकी क्या है कि धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको समझ में आता है। हाँ मैं आऊँगा इस पे, एग्जाम्पल में देने वाला ही था, उससे पहले मैंने आपसे पूछ लिया। एग्जाम्पल हैं बेटा, बहुत सारे हैं लोन पे, बिल्कुल 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 एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ऊपर चलिए मैं समझाता हूँ आपको। आपने कहा कि एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। अच्छा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अमोनिया मैंने लिखा, अमोनिया का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन लिख दो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल क्या है? दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, ये पूरा पूरा का पूरा आउटर मोस्ट शेल है यार, शेल की बात कर रहा हूँ। तो शेल में कितने हैं? 2 तो यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बना दो। आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। उसमें से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। एक ये पेयर बच गया। तो ध्यान से सुनना, ये जो अकेला पेयर बच जाता है ना, इसी को बोलते हैं लोन पेयर, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे। आउटर मोस्ट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको लोन पेयर बोलते हैं। और लोन पेयर कितना आया यहाँ पे? 1 आया। और बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? बॉन्ड पेयर आएंगे कितने बॉन्ड बन रहे? कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया। तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3 हो गया। समझ रहे हो? जैसे मान लो, अब मैं फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको कोई बोले O2 की बात करो, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? 1s2 2s2 2p और 2p4। तो आउटर मोस्ट शेल ये सेकंड वाला हो गया। सेकंड में 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। हमेशा एलिमेंट के चारों तरफ उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, बना दिए। अब क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिया इसने, ठीक है, बना लिया। तो बना लिया तो हर एक ऑक्सीजन के पास ये 2 पेयर बच गए, 2 पेयर ये हो गए,
और 2 पेयर ये हो गए। तो टोटल 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 लोन पेयर कितने हैं? दोनों के पास 2-2 लोन पेयर थे, तो टोटल लोन पेयर आ गए 4 हो गए, ठीक है। और टोटल बॉन्ड पेयर कितने आ गए? बॉन्ड पेयर मतलब टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में? 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए। समझ रहे हो? ये समझ आया है कि नहीं? अभी एग्जांपल से मतलब मुझे ये बताओ, एग्जांपल जो दिया है समझ आया कि नहीं? क्योंकि ये पूछा जाएगा आप लोगों से, अब आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और फिर आप बता देंगे यार इतना इतना इसके पास लोन पेयर है, इतना इतना इसके पास बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक हाँ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो जाता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोला जाता है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मैंने बताया था कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, मैंने बताए थे। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले मॉलिक्यूल बहुत ही कम होते हैं नेचर में, बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले होते हैं। हमारे सिलेबस में ऐसे 5-6 मॉलिक्यूल्स हैं ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, उनको हम स्टडी करेंगे, बाद में स्टडी करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे ना तब स्टडी करेंगे उन मॉलिक्यूल को। तो अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे उनमें किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर कोई मैंने बोला कि कितने बॉन्ड बनेंगे? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बनेंगे। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने सबने बॉन्ड बना लिए। बॉन्ड बना लिए मतलब क्या? सब सब हर कोई चाहता है कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर हो जाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया मतलब बॉन्ड बन गया। तो जितने अनपेयर्ड थे उतने बॉन्ड बना लिए। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो ऑड नंबर पे हो चाहे इवन नंबर पे हो, बॉन्ड बनने के बाद में तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इवन ही आएंगे, राइट। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे तो बॉन्ड बनने के बाद 6 हो गए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो बॉन्ड बनने के बाद 4 हो गए, तो वो तो इवन नंबर ही आना है, ठीक है। समझ रहे हो आप? जैसा आप नाइट्रोजन का एग्जांपल देख लो या फास्फोरस का देख लो। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 होता है। एस में एक पेयर था और 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है। एस के अंदर एक पेयर बचा हुआ है ना, एक पेयर तो है ना, तो पेयर एक मिलेगा या 2 मिलेंगे, ये खाली रखा हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता तो वो बॉन्ड बना लेता ना, वो खाली क्यों रहता? क्योंकि बॉन्ड उतने ही बनाते हैं जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है आपको? अगर आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा क्यों? अगर वो अकेला ही था तो वो बॉन्ड बना लेता, अगर वो अकेला ही रहता तो वो बॉन्ड बना लेता ना। तो वो ये कि जितने भी अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड होते हैं वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, बच जाते हैं बाकी पेयर वाले। तो गाइस देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, समझ जाइएगा कि आपको पता ही है, अब पता चल ही गया कि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन 2 बना रहा है तो सल्फर भी 2 ही बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रो समझ रहे हो? उसी फैमिली का है ना। तो ऐसा करेंगे हम। तो एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। जैसे SO2 की बात करें, SO2 में सल्फर था, सल्फर बीच में था, सल्फर को लिखा। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से आता है, तो ऑक्सीजन फैमिली जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। तो NH2NP4 होता है ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, सल्फर के चारों तरफ बना दिए, ठीक है। अब क्या करें? 2 ऑक्सीजन है SO2 में, 2 ऑक्सीजन लिख दो, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, जो मर्जी आप इधर लिख दो। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बना दिए। आपको पहले ध्यान रखना है, आपके लिए जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम है, क्योंकि बीच में रखा हुआ है। और ऑक्सीजन आपके लिए क्या है? सराउंडिंग एटम है। सराउंडिंग एटम क्योंकि उसके चारों तरफ है। कैसे पता चलेगा सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम? यार जो एटम एक ही होता है, जो जैसे मान लो मैंने लिखा AlCl3, तो ये एल्यूमिनियम अकेला है ना, ये सेंट्रल एटम होगा। बाकी 3 क्लोरीन सराउंडिंग एटम होंगे। मतलब सराउंडिंग एटम ज्यादा होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं, सेंट्रल एटम कम होते हैं। सिंपल सी बात। बाकी धीरे धीरे समझ में आएगा।
तो सेंट्रल एटम बना दिया, सराउंडिंग एटम बना दिया, बॉन्ड नहीं बनाया अभी तक, बॉन्ड अभी बनाऊंगा। बट ध्यान से सुनना, आप स्ट्रक्चर आप जब भी बना रहे हैं, ये सब आप रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बट रफ स्ट्रक्चर बनाने से भी बहुत कुछ पता चलता है हमें। तो SO2 जो था उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन, सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बना दिए मैंने। अब हमेशा सराउंडिंग एटम का सोचो, आप पहले सराउंडिंग एटम का सोचेंगे, सेंट्रल एटम का बाद में सोचेंगे। हमेशा पहले सराउंडिंग एटम का सोचेंगे। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट तो होना ही चाहिए। सेंट्रल एटम का हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, और सराउंडिंग एटम का होना ही चाहिए। तो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये राइट वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और लेफ्ट वाला ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा। बढ़िया। तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, राइट वाले का कंप्लीट। मुझे एक बार इतना बताइए, अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड बनाने के बाद? बॉन्ड बनाने के बाद सल्फर जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई मुझे बताएगा? SO2 में एग्जैक्टली, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सही, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए बढ़िया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यार ये 10 तो इसके पास 8 से ज्यादा हो गए। तो यार ये तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है यार, क्योंकि जिनके पास 8 से ज्यादा होते हैं वो हाइपरवैलेंट होते हैं, जिनके पास 8 से कम है वो हाइपोवैलेंट होते हैं, और जिनके पास एग्जैक्टली 8 है उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। तो यार बात यह आई कि सल्फर के पास एक पेयर बच गया अकेला, और दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 पेयर बच गए। तो ये जो पेयर बच जाते हैं इन्हीं को लोन पेयर बोला जाता है। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर कितने हैं, आप बोल देंगे 5 है। 4 तो दोनों ऑक्सीजन पे मिला के और एक सल्फर पे मिला के। और वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल बॉन्ड पेयर कितना है, तो आप बोलेंगे 4 है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड तो दिख रहे हैं यार पूरे स्ट्रक्चर में मुझे। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जिसको भी डाउट था मुझे बताओ कि समझ आया है कि नहीं। अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर का लॉजिक समझ आएगी नहीं। चलिए अब गाइस, अब मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ठीक है? आपको उसका रफ स्ट्रक्चर बनाना होगा। पहले तो सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर आपको उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताना है। तो एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिखा AlCl3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल एक बढ़िया सा लिख देते हैं, XeO2F2 लिख देते हैं, XeO2F2 लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पहले कि जो एल्यूमिनियम है उसके अंदर टोटल लोन पेयर कितने हैं और टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे वाले कंपाउंड के लिए कि टोटल लोन पेयर इसमें कितने आएंगे और इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, ये मुझे एक बार बता दीजिए आप। तो पहले ट्राई करेंगे कि सेंट्रल एटम बनाएंगे, उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे बस। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो बस, जो मर्जी जैसे करना है कर दो ऑक्टेट कंप्लीट। सेंट्रल का हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, और फिर काउंट कर लो, ठीक है। चलिए ट्राई करो।
देखते हैं क्या तुम लोग ट्राई कर रहे हो। देखो मैं कैसे अप्रोच करूँगा, समझिएगा मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, उसी तरीके को सीखना, क्योंकि पूरा चैप्टर बेटा इसी पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है, तो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एल्यूमिनियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल थर्ड है इसका, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में और 1 p में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एक एटम के चारों तरफ वही इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं। ठीक है, और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आप याद भी रख सकते हैं कि बोरॉन के पास 3 होते हैं, पूरी बोरॉन फैमिली के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन फैमिली के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के पास 6 होते हैं, हेलोजन फैमिली के पास 7 होते हैं, और नोबल गैसेस के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया यार, 3 क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन बना दो, और तीनों क्लोरीन को, हर एक क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन तो क्या करना चाहता है, क्लोरीन को तो सराउंडिंग एटम है, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करो आप। तो क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इधर ये कर लिया, इधर ये कर लिया, तो क्लोरीन को तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम हो गया उसका, तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ना, 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में, 3 बॉन्ड बना लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो यार हाइपोवेलेंट कंपाउंड है। ये क्या है? हाइपोवेलेंट कंपाउंड है पहली बात तो। अब कितने लोन पेयर है काउंट कर लो टोटल। हर एक क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, हर एक क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर हो गए 9, और बॉन्ड पेयर आएंगे 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे ही XeO2 का देखेंगे तो जिनोन है हमारे पास, तो जिनोन है, आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नोबल गैसेस है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दिया 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 तो ऑक्सीजन बना दो और 2 ही फ्लोरीन बना दो। ठीक है, इस तरीके से रख दिया, जैसे मर्जी चाहे आप रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बना दिए, इधर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बना दिए, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। मुझे एक बात बताइएगा गाइस, कि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन अकेला, आपको पता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ये फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, और ये फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो एक पेयर बच गया ना यार, एक पेयर बच गया ना जिनोन के पास, ये पेयर बच गया ना यार जिनोन के पास। और हर एक फ्लोरीन के पास कितने? 3-3 लोन पेयर हैं, और ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं। तो ऑक्सीजन के पास, दोनों ऑक्सीजन के पास मिला के 4 लोन पेयर, और दोनों फ्लोरीन के पास मिला के 6 लोन पेयर, तो 10 तो ये हो गए, और एक जिनोन के पास है तो लोन पेयर तो 11 हो गए। और बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? 6 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर 6 हो गए। ये तरीका समझ आया कि नहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने का? क्योंकि मैं अब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा और बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आप यस बोल रहे हो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे, जब तक ये आंसर आप सही नहीं करते ना, तब तक आगे नहीं जाऊंगा मैं। तो पहले आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर है, सभी स्ट्रक्चर में आपको वही बताना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताने हैं, टोटल, वो भी टोटल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले कोई स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जैसे SF6 बनाया। ठीक है, फिर मान लीजिए जैसे XeO3 बनाया, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। हाँ, SF4 बना दिया। सभी में आपको गाइस क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है,
तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। SF6 में टोटल लोन पेयर बेटा 18 ही होंगे। हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, तो हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर हैं, तो टोटल 6 फ्लोरीन है, तो 6 × 3 18 हो जाएगा। और बॉन्ड पेयर 6 होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब। सेकंड का भी आप लोगों का आंसर लोगों का बिल्कुल सही है जिन्होंने भी बताया है। सेकंड में लोन पेयर 7 बताया है क्षितिज ने, बिल्कुल सही है क्षितिज आपका। लोन पेयर 7 होंगे और बॉन्ड पेयर 6 होंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड भी आप लोगों का सही जा रहा है। थर्ड पे किसी ने कमेंट किया है कि सर SF4 में 4 में लोन पेयर 13 एंड बॉन्ड पेयर 4 क्षितिज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। थर्ड का भी बिल्कुल सही आंसर है। ग्रेट, चलिए बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ट्राई करें और बताएं कि आंसर क्या है वो। बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब एकदम सही लग रहा है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अब मैं जल्दी जल्दी से स्ट्रक्चर बना देता हूँ सभी के। सल्फर था, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, सभी ने 6 फ्लोरीन बना लिए। एक एक फ्लोरीन सब जगह जाके ऐड हो गया। हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 3 × 6 टोटल 18 हो गए। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर तो दिख ही रहे हैं 6 होंगे। हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। ठीक है यार, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, बट फिर भी एक बार जरूर मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज ना रहे, ठीक है, ताकि कभी कोई मिस्टेक ना हो आपसे। XiO3 की बात करें तो जिनोन है, 8 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, इधर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इधर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच गया इसके पास। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो थे ही और ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये आप लोगों का जवाब ये भी बिल्कुल सही जवाब था कि सर इसमें लोन पेयर जो है सर 7 होंगे और बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 होंगे। बिल्कुल सही जवाब था ये। और SF4 की बात करें तो सल्फर था ना यार, ये भी बना देता हूँ। सल्फर है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो उसने फ्लोरीन से बना लिए, तो फ्लोरीन के साथ बन गया, और एक खुद उसके पास लोन पेयर बच गया। और फ्लोरीन जो भी जुड़ रहा है, फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर तो है ही, और एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर तो है ही। तो फिर क्या हुआ, टोटल लोन पेयर कितने हुए, फ्लोरीन के पास मिला के 12 और एक सल्फर के पास 13, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 4 हो गए। तो आई थिंक ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो आपको समझ आया ही आया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जो है, बहुत आसान क्वेश्चन है वो। आपसे पूछा जाएगा वैलेंस शेल ऑफ सल्फर, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, ठीक है।
फिर आपको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं, सभी को सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार मिस्टेक करते हैं, तो बस सोचिए और बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए। Valence shell of sulfur, number of valence electron of chlorine, and number of unpaired electron of chlorine in ground state। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन लिख लिए होंगे सभी ने, बढ़िया क्वेश्चन लिख लिए बढ़िया से। सर वैलेंस शेल सल्फर वाले का फर्स्ट का 3, विकास ने बोला, सेकंड का 7 और थर्ड का 1। ठीक है, 3, 7 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनुष्का ने बताया 5। फिर बोला 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7। ठीक है, चलो जो भी है, तो ये मैं काम करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ। आप लोगों ने सभी ने कुछ आंसर सही कुछ गलत बताए हैं। सल्फर का वैलेंस शेल, तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3 में जा रहा है, 3 में जा रहा है। एस या पी की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, शेल बोल रहा हूँ यार। शेल कौन सा होगा? तो थर्ड शेल होगा। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये यही शेल है, थर्ड शेल होगा इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? जो वैलेंस शेल क्या है? थर्ड है। थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? थर्ड में एस के अंदर भी है, पी के अंदर भी है। तो एस के अंदर, सॉरी ये 3p6 नहीं 3p4 होगा, तो फ्लो में मैंने यहाँ पे, तो एस में 2 हो गए और पी में 4, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यार एक बार बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए आप ग्राफ सिर्फ वैलेंस शेल को चेक करो ना यार, अंदर के तो पूरे के पूरे पेयर्ड होंगे। देखो 1s2 पेयर है, 2s2 पेयर है, 2p6 पूरे पेयर है। अब 3s2 3p4 सिर्फ वैलेंस शेल को चेक करो, सिर्फ वैलेंस शेल को चेक करना होता है। 3s2 3p4 तो कैसा फील करोगे यार? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 में 1 2 3 एंड 4, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए? ये 2 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यार? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अच्छा क्लोरीन की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे थोड़ा झोल कर दिया मैंने। चलो तो 3p5 था ये, 3p5 यहाँ पे होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका एक ही होगा, बिल्कुल सही है। और वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन जो है, क्योंकि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो 5 होंगे यहाँ पे, s में 2 और p में 5, तो p में 5 मतलब ये होगा 7 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। हाँ ये करेक्शन था, ठीक है। चलिए जो भी है, तो पहले तो वैलेंस शेल पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत एक्साइटेशन का भी आइडिया होना चाहिए। एक्साइटेशन के बारे में और भी बातें हैं, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको। बट अभी यार तुम ये तो क्लियर रखो यार कि किसका क्या वैलेंस शेल है ना। अब मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, नंबर ऑफ, अब क्वेश्चन बताना आपको सीधा, बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन रेस्पेक्टिवली। इसी में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस रेस्पेक्टिवली। इसके बाद
वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन रेस्पेक्टिवली। तो इन तीनों का सॉल्यूशन बताना है आपको। पहले ये केमिस्ट्री तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो अच्छा ठीक है, ऐसा भी है सर। वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल क्या है? जैसे अभी ऊपर सवाल किया था ना कि सल्फर शेल क्या है, नाइट्रोजन का कौन सा वैलेंस शेल है, ऑक्सीजन का कौन सा वैलेंस शेल है, फ्लोरीन का कौन सा वैलेंस शेल है, ये पूछा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। आपको सभी को, हाँ जैसे सर लिखा है ना वैसे लिखेंगे, तो उसका ये सेकंड का थर्ड का और एक ही बार में लिखेंगे। अब क्षितिज के बाद में कोई भी अक्षर रेंडमली नहीं लिखेगा मुझे, ये सेकंड में टू का टू सर, ये नहीं चलेगा बेटा। लिखना है तो पूरा लिखिए, नहीं तो मत लिखिए फिर। मैं सबके मैसेज चेक नहीं करूंगा ऐसे। क्षितिज ने जिस तरीके से लिखा है तरीका बिल्कुल सही है। तीनों सॉल्व करो, तीनों क्वेश्चन को टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, टाइम है हमारे पास बेटा। बट अगर अभी ये नहीं समझ में आया ना, पूरा केमिस्ट्री 2 साल परेशान रहोगे, पहले बोल देता हूँ मैं। तो इसीलिए मैं ना इस समय टाइम दे रहा हूँ, तो सही से एकदम ऑनेस्टी के साथ सॉल्व कीजिए यार। हाँ, अनुष्का ने भी लिखा बिल्कुल इसी तरीके से। देखो आंसर सही है गलत है उसकी बात में नहीं कर रहा, वो हम बात बात नहीं करेंगे। तो तीनों सॉल्व करो और फिर बताओ।
ये जो भी है सही है गलत है बाद में बात करेंगे। सभी ने अपना अपना आंसर जो है बता दिया है, शेयर किया है। चलिए अब मैं जाता हूँ कि बताता हूँ कि एक्चुअल आंसर क्या है। पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात की है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को लिख लो। नाइट्रोजन लिखा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन लिखा 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन लिखा 1s2 2s2 2p5। तो देखो पहली बात तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सिर्फ वैलेंस शेल लिखना होता है। वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ठीक है लिख दिए। इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे 1 2 3 4। इसके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे भरती है और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो कैसे भरोगे 1 2 3 4 और 5। तो ये थोड़ा यहाँ पे एक में 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा से लिख देता हूँ मैं बढ़िया तरीके से। ये 5 हो गए, ठीक है। चलिए रुक जाइए, वापस से लिखना पड़ेगा, बढ़िया से बनाते हैं। तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है बढ़िया। तो पहले वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले वाले में तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 2 ही दिख रहे हैं तो 2 हो गया, और लास्ट वाले में 1 ही दिख रहा है तो 1 हो गया। तो पहले वाले का आंसर तो 3 to 1 हो गया। फिर वो बात कर रहा है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में क्या है? वैलेंस शेल क्या है इसका? सेकंड है। ऑक्सीजन का भी वैलेंस शेल सेकंड है और फ्लोरीन का भी वैलेंस शेल सेकंड है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एस में 2 और पी में 3, 5 हो गए। ऑक्सीजन के एस में 2 और पी में 4 तो 6 हो गए, और एग्जैक्टली फ्लोरीन के 2 + 5 आई थिंक 7 हो गए। फिर वही अगर आप बात करें वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल क्या है? सभी का वैलेंस शेल 2 है। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर बताया 2 3 1 5 6 7 एंड 2 2 2 आई थिंक ये सही था। अब मुझे एक बार ये बता दो कि ये अब तो तुम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है। ये तो एक्साइटेशन के बारे में और पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो, एक्साइटेशन के बारे में हम और पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। बट एटलीस्ट ये डाउट क्लियर रखो यार कि कल को कोई पूछे ना कि वैलेंस शेल क्या है, तो आप सोचे ना कि 2s 2p, ये 2s 2p बेटा आपसे सब शेल नहीं पूछा जा रहा है, शेल पूछा जा रहा है। शेल के लिए सिर्फ नंबर देखना होता है, ठीक है। चलिए ऐसे एक नॉर्मली वर्बली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। थोड़ा बहुत आप पढ़िए रहे अच्छे से। जिंक का वैलेंस शेल क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। जिंक का वैलेंस शेल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो मैं आपको बताऊं, आपसे कोई पूछता है ना वैलेंस शेल, एक्चुअली वैलेंस शेल पता है क्या होता है? पीरियड नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट का वैलेंस शेल पूछे, ये दिमाग में रखो कि वो कौन से पीरियड में आता है। जैसे चाहे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब सेकंड पीरियड के, इन सभी का वैलेंस शेल 2 है। उसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, इन सब का। जिंक तो फोर्थ पीरियड में आता है, इसलिए इसका वैलेंस शेल भी 4 है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि पोटेशियम का वैलेंस शेल क्या है? पोटेशियम का वैलेंस शेल क्या है? पोटेशियम का वैलेंस शेल क्या है?